हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब हम आगे हमने पढ़ा था बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। वेस्लर ने 1939 में बोला था कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। फिर रॉबिन्स ने 1965 में बोला था कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमताएं, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमताएं, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है। इसके बाद P.E. वर्नन ने 1969 में कहा था कि बुद्धि सब प्रत्यय के 3 वर्ग बताए हैं। एक है जनित क्षमता के रूप में बुद्धि, इसे हैब ने बुद्धि ए कहा है। हैब एक मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने इस बुद्धि को जनित क्षमता के रूप में बुद्धि को बुद्धि ए कहा है, जो स्पष्ट बुद्धि का एक जीनोटाइपिक प्रकार है। दूसरा है प्रक्षेपित व्यवहार के रूप में बुद्धि का यह अर्थ फिनोटाइपिक परोक्ष है, इसे हेब ने बुद्धि की बी कहा है। फिर आता है तीसरा हमारा प्रेक्षण प्रजात्मक के रूप में बुद्धि वही है जो बुद्धि प्रेक्षण मापता है, इसे हेब ने बुद्धि सी कहा है। बीपी ने 3 वर्ग बताए हैं, बुद्धि ए, हैब ने इनको बुद्धि ए, बुद्धि बी और बुद्धि सी में डिवाइड किया है। फिर आते हैं हमारे बुद्धि के प्रकार। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। एक है हमारा सामाजिक प्रकार, एक है हमारा अमूर्त बुद्धि, एक है हमारा मूर्त बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि क्या है? ड्रेवर एवं वाल्स्ट्रीन ने बोला है कि सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। अमूर्त बुद्धि क्या है? टर्मिन अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरे तरह की बुद्धि से अधिक होती है। अमूर्त बुद्धि कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है। मूर्त बुद्धि क्या है? व्यवहारिक बुद्धि भी इसको कहा जाता है। जो मूर्त बुद्धि होती है उसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। फिर आता है हमारा बुद्धि लब्ध। बुद्धि मापने के लिए पहला परीक्षण बीने और साइमन ने 1905 में किया था। जो बुद्धि मापने का एक सूत्र होता है, उसका परीक्षण सबसे पहले बीने और साइमन ने 1905 में किया था। बीने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हर्टरमैन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1916 ईस्वी में किया था। इसमें बुद्धि लब्ध के सब प्रत्यय का जन्म हुआ था। बुद्धि मापने में मानसिक आयु की तरह बुद्धि लब्ध का प्रयोग होता है। बुद्धि लब्ध का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा? बुद्धि लब्ध इक्वल मानसिक आयु बाय तैथिक आयु मल्टीप्लाई 100। जैसे हमारा IQ इक्वल MA डिवाइड CA मल्टीप्लाई 100। MA होता है हमारा मानसिक आयु, C होता है हमारा तैथिक आयु। उसके बाद आता है हमारा बुद्धि लब्ध के माप तथा उनके अर्थ। बुद्धि लब्ध के माप और अर्थ। मान हमने यहाँ दे रखे, अर्थ हमारे ये हैं 140 से इससे अधिक, जो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। 20 या इससे कम होता है उसको हम जड़ बुद्धि कहते हैं। 20 से 59 होता है तो उसको हम हीन बुद्धि कहते हैं। 60 से 69 होता है उसको मूढ़ बुद्धि कहते हैं। 70 से 79 होता है उसको सीमांत मंद बुद्धि कहते हैं। 80 से 89 होता है उसको मंद बुद्धि कहते हैं। 90 से 109 होता है उसको सामान्य कहते हैं। 110 से 119 तक होता है उसको श्रेष्ठ कहते हैं। 120 से 139 तक होता है उसको अति श्रेष्ठ कहते हैं। और 140 या इससे अधिक होता है उसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। अब बुद्धि की माप। बीने साइमन परीक्षण। बीने तथा साइमन ने फ्रेंच भाषा। बुद्धि की माप। बीने साइमन परीक्षण बीने और साइमन ने फ्रेंच भाषा में 1905 में किया था। जो फ्रेंच भाषा था उन्होंने उसमें 1905 में इसका परीक्षण किया था। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। नंबर 2 पे वेस्लर बुद्धि परीक्षण।
वयस्कों के लिए 1939 में मापक तैयार नाम वेस्लर वे लेव्यू मापनी रखा। इस परीक्षण का 1955 में संशोधन किया था, जिसका नाम वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी रखा गया। 1981 में फिर संशोधन किया गया था, जिसका नाम WAIRS रखा गया। इसमें 3 तरह का बुद्धि लब्ध द्वारा होता है। एक हमारा फर्स्ट होता है इसमें साप्ताहिक मापनी TQ, दूसरा होता है हमारा क्रियात्मक मापनी, थर्ड होता है हमारा संपूर्ण मापनी। इसके अंतर्गत 16 से 24 वर्ष के व्यक्तियों की बुद्धि मापन की जाती है। वेस्लर ने बुद्धि मापने का दूसरा परीक्षण 1949 में किया था। वेस्लर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए कहा गया है WISC परीक्षण। WISC जो बच्चों के लिए है, परीक्षण का संशोधन 1974 में हुआ था। इसे WISC-R का नाम दिया गया है। थर्ड है हमारा बुद्धि की जो माप, उसका थर्ड पॉइंट है हमारा रेस्पर प्रोग्रेसिव मिस्ट्रीसेज। रेमन 1938 में 2 फॉर्म रेमन्स प्रोग्रेसिव मैस्टिटिस। रेमन ने 1938 में 2 फॉर्म, एक बच्चों के लिए दूसरे वयस्कों के लिए बनाए थे। बच्चों के फॉर्म को रंगीन प्रोग्रेसिव मैस्टिटिस और वयस्कों के लिए मिस्ट्रीसेज और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैस्टिटिस कहा गया था, रखा नाम रखा था। फोर्थ इसका पॉइंट आता है कैटल सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण। इसका निर्माण कैटल ने किया। इसमें 3 मापक है। एक हमारा मापक 1, इसमें 4 से 8 वर्ष मानसिक दोष वाले वयस्क होते हैं। दूसरा मापक 2, इसमें 8 से 13 वर्ष के औसत वयस्क होते हैं। थर्ड है इसका मापक 3, हाई स्कूल के छात्रों, कॉलेजों के छात्रों, 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति पर। फिर 5वां पॉइंट आता है हमारा कुछ प्रमुख भारतीय बुद्धि परीक्षण। डॉक्टर MC जोशी द्वारा मानसिक योग्यता परीक्षण 1960 में हुआ था। डॉक्टर प्रयाग मेहता द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1962। डॉक्टर RK टंडन द्वारा सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1971 में किया गया था। प्रोफेसर RK ओझा और प्रोफेसर राय चौधरी द्वारा वाचिक बुद्धि परीक्षण 1971 में। डॉक्टर SS जलोटा द्वारा मानसिक योग्यता की संशोधित सामूहिक परीक्षा और डॉक्टर SS मुहासिन द्वारा सामान्य बुद्धि परीक्षण 1972 में हुई थी। बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर हुआ था। बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर एक है कोल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, पास अलोक परीक्षण, थन रचना परीक्षण भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण तथा आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं। एकांशों में स्वरूप के आधार पर 4 भाग होते हैं। एक होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण फ्रीमेन के अनुसार, जिसमें भाषा का प्रयोग निर्देश में भी हो सकता है या चित्राभिनय तथा हाव भाव द्वारा निर्देश देने पर भाषा का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। अभाषीय बुद्धि परीक्षण। इसके बाद आता है हमारा बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत बिनेट द्वारा आगे बढ़ाया टर्मेन स्टैंडर्ड। दी कारक स्पीकरमैन के द्वारा प्रतिदर्शक नमूना सिद्धांत थॉमस स्पीयरमैन के दी कारक के विरोध में किया था इन्होंने। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टेन ने किया था। वाचिक भाषीय योग्यता, संज्ञानात्मक योग्यता, वस्तु प्रेक्षण योग्यता, प्रत्यक्ष परक योग्यता, स्मृति योग्यता, तात्विक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, ये सब समूह कारक सिद्धांत के भाग है। गिलफोर्ड के सिद्धांत इसमें 5 समूह हैं। संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, मूल्यांकन। छठा है हमारा पदानुक्रमिक सिद्धांत स्पीयरमैन के समर्थक वर्णन। 7 है करोल का चित्त स्तरीय मॉडल जॉन बी कैरोल। गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत 1998 में 8वां और 2000 में 9वां प्रकार है। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मा बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। फिर स्टर्नबर्ग का सिद्धांत आता है बुद्धि के चित्रण और प्रतिपादन का। इसमें भी
3 भाग है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। लास्ट में हमारा आता है वैयाकरण बुद्धि, जो स्टैंटन एंड कैलियो ने लिखा था। थैंक यू, धन्यवाद।